कांग्रेस तेजी से गेन करने की कोशिश कर रही है, इसलिए मोदी अग्रवाल को नंबर 1, बीजेपी नंबर 2, आम आदमी पार्टी नंबर 3। और अभी के जो समीकरण है उसमें तो वाकई में अग्रवाल जी को नंबर 1 रखना पड़ेगा आपको। और यहां फिर बीजेपी आ रही है नंबर 2, जैन साहब भी नंबर 2 आ रहे हैं। देखिए मेरे हिसाब से मुदी अग्रवाल और अपना जैन साहब के बीच में टक्कर होने की संभावना है। दिल्ली में चुनाव बस अब सिर पर है और चुनावों के दौरान कैसा माहौल बन रहा है, हर सीट की सियासत किस तरीके से अलग अलग करवट ले रही है, उसको लेकर हम सबसे बेहतरीन एनालिसिस आपके सामने लेकर के आते हैं। और वो एनालिसिस इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि हमारे साथ दिल्ली के सबसे वरिष्ठ पत्रकारों की टीम है जो हर सीट पर अपनी राय रखती है, उनके सियासी समीकरणों को बताती है, वहां पर पहले ऐतिहासिक तौर पर किस तरीके की घटनाएं हुई, कौन से समीकरण बने, आज वो कैसे बदल रहे हैं, उस पर हमारी बारीक नजर भी होती है। तो ये जो पारखी नजर है, जो हमारे साथ खबरों के बाजीगर हैं, उनके पास दशकों का लंबा अनुभव है, तजुर्बा इतना ज्यादा है कि हर सीट पर उन्होंने कई सारे चुनावों को होते हुए देखा है। आज जिस सीट की हम चर्चा करेंगे वो काफी खास सीट है, चांदनी चौक की सीट। और चांदनी चौक दिल्ली में ही नहीं बल्कि विश्व विख्यात है। कोई भी आता है, चाहे दिल्ली घूमने आए, देश से आए, विदेशों से आए, वो चांदनी चौक जरूर जाता है। तो चांदनी चौक की बात तो होती है, लेकिन चांदनी चौक की सियासत क्यों खास है, उसके पीछे की कहानियां क्या हैं, कौन कौन लोग हैं जो वहां पर वोटों को गणित को बदलने में का मादा रखते हैं, कैंडिडेट कौन है और क्यों कैंडिडेट अहम है, ये सारी बात हम आपके सामने परत दर परत खोलने वाले हैं। हमारे साथ रामेश्वर दयाल जी, डॉक्टर रामेश्वर दयाल, जिनके पास 3 दशकों का अनुभव पत्रकारिता का, 3 दशकों से ज्यादा, लगभग 35 साल का अनुभव। संजय काओ साहब जो कि एशियन एज से जुड़े हुए हैं और इनके पास भी ये भी 90s के दशक से पत्रकारिता कर रहे हैं। साथ ही साथ संजय कुमार झा जो भी लगभग 3 दशक से हिंदी और अंग्रेजी दोनों किस्म की पत्रकारिता में, दोनों तरीके के अखबारों के साथ पटना से लेकर दिल्ली तक अपनी पत्रकारिता का लोहा मनवा चुके हैं। आज चूंकि चांदनी चौक की बात हो रही है, इसलिए डॉक्टर रामेश्वर दयाल को जोड़ना बनता है क्योंकि इनका बचपन उसी चांदनी चौक में गली नीम वाली में बीता है। तो आपने तो चांदनी चौक की सियासत बहुत करीब से देखी है। तब की सियासत और अब की सियासत क्या फर्क देखिए सियासत की बातें भी होंगी और कुछ पुरानी बातें भी होंगी, कुछ कहानियां भी होंगी, जिसके लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो गालिब के जो समकक्ष जो एक शायर थे जौक ने जो बोला ना कि कौन जाए जौक फिर दिल्ली की गलियां छोड़ के, तो ये दिल्ली की गलियां मतलब चांदनी चौक, शाहजहानाबाद जो मेन था वो पहले चांदनी चौक के अंदर ही आता था। तो राजनीतिक तौर से भी पहले मुगल पीरियड्स के अंदर भी ये शाहजहानाबाद, ये चांदनी चौक मजबूत रहा। और दिल्ली की हवेलियाँ जिसकी हम बात करते हैं, चुन्नामंद की हवेली है और भी सैकड़ों हवेलियाँ है। हवेलियों से लेके कटरे, कूचा, ये गलियाँ, ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा, वो जो गाने हैं ना, ये चौबारा यहाँ आना ना चौबारा। अच्छा, दूसरी चीज, एक चांदनी चौक, अगर आपने कहानियों का दौर शुरू किया है तो ये चांदनी चौक नाम कैसे पड़ा, कि इसके पीछे भी कोई कहानी है क्या? हाँ बिल्कुल कहानी है। असलियत में शाहजहां जो थे मुगल बादशाह, उनकी बेटी थी जहांआरा। तो उस वक्त ये हुआ कि भाई एक बाजार बनाया जाए, बहुत बढ़िया बाजार बनाया जाए। तो उस दौरान जहांआरा के टाइम में उनके नेतृत्व में, उनकी अगुवाई के अंदर ये चांदनी चौक बसाया गया। तो एक नहर भी निकाली गई जो सीधा अपना यमुना से निकल के लाल किले में आती थी, लाल किले से होकर सीधा चांदनी चौक निकल के और खारी बावली की तरफ वो चली जाती थी। तो बीच में एक हौज बनाया गया था जिसे आज घंटाघर बोलते हैं, वहाँ पे एक हौज था। तो रात के टाइम जब वो हौज से वो निकल रहा था, पूरा जहांआरा और उनकी फैमिली और उनकी सखियाँ जो निकल रही थी, तो रात का वक्त था। तो रात के वक्त जो वो एक छोटा सा हौज था, उस हौज के ऊपर चांद जब चमका ना, तो उसका नाम, अरे ये तो चांद का मामला हो गया, तो तब से उसका नाम चांदनी चौक हो गया। तो चांद का अक्ष नजर आया जहांआरा को और उनकी सहेलियों को, और उस चांद के अक्ष ने उस जगह का नाम, उस बाजार का नाम चांदनी चौक बना दिया। लेकिन चांदनी चौक
जिस तरीके से मुगलों के समय में एक तरीके से मुगल सल्तनत का बिल्कुल सबसे बड़ा बाजार तो कहीं लीजिए, उस समय पूरे उसकी रौनक शायद बहुत जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा रही होगी। हम उस रौनक की भी बात करेंगे डॉक्टर दयाल से, लेकिन हम थोड़ा सियासत पर आते हैं और संजय काऊ साहब को जोड़ते हैं। काऊ साहब, ये बताइए कि ये जो चांदनी चौक है, यहाँ कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब और बहुत सारी बातें की जाती हैं, यहाँ की सियासत किस तरीके की रही है और किस तरीके का यहाँ पर इस बार हमें अलग किस्म का चुनावी घमासान देखने को मिले? सी एज ए कश्मीरी एक कनेक्ट मेरा भी चांदनी चौक से है, अब माने या ना माने। जो पंडित नेहरू जी की जो बारात गई थी वो इसी एरिया में गई थी। अच्छा। जी, कमला नेहरू जी की जो है जो उस हवेली, वो इसी एरिया, मैंने ये नहीं कहा कि हो सकता है सीट में इधर उधर कहीं बल्ली मरान में सीताराम बाजार में उनकी वो हवेली थी, उसका नाम था हस्कर हवेली, हक्सर हवेली में ही बारात गई थी। और इंदिरा जी जो है अपनी दादी के पास खेलने जाया करती थी। और चांदनी चौक का एक बड़ा एक दिलचस्प वजूद ये भी है, जो भी चांदनी चौक से जीतता है, जो भी पार्टी जाती है, वो कहीं ना कहीं सत्ता में जुड़ी रहती है। जैसे 93 में बीजेपी पहली बार और आखिरी बार जीती और सत्ता में आई। फिर उसके बाद प्रहलाद सिंह साहनी साहब 98 में आए। और 2013 में भी जब आंधी चली, जबकि आम आदमी पार्टी जो है जिसने अपने पैर रखे दिल्ली की सियासत में, उस समय भी साहनी साहब जीत गए। उसके बाद जो थोड़ा सा चेंज हुआ वो ये हुआ कि 2015 में अलका लांबा जी, जो कि अब कांग्रेस की टिकट पे लड़ रही हैं, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर आतिशी के खिलाफ कालका जी से, वो लड़ी और उन्होंने 2015 में ये आम आदमी पार्टी के नाम पे जो है ये सीट हासिल की। लेकिन 2020 में फिर से साहनी साहब लड़े और साहनी साहब इस बार जो है कम से कम 30,000 वोटों से जीत गए, लगभग 30,000 वोटों से, जितना मुझे लगता है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आपको। एक बहुत गलत परसेप्शन है कि जो पंजाबी वैश्य कम्युनिटी और सिख वोट जो है ये ज़्यादातर ट्रेडिशनल बीजेपी का वोटर है। ये एक परसेप्शन बना हुआ है। अगर आप सीटों का आंकलन करेंगे 70 की 70 सीटों का, उसमें लगभग 34-35 सीटें ऐसी हैं जिसमें 25% जो है इस समाज वैश्य कम्युनिटी, पंजाबीज और सिख्स है। और अगर ऐसा एक साथ में ये लोग 25% से ऊपर, 25 या 25 से ऊपर एक साथ वोट एक पार्टी को करेंगे तो वो ज़रूर वो सीट निकालेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीती और फिर 62 सीटें जीती। दैट मीन्स इस कम्युनिटी का वोट भी एक बहुत भारी तादाद में आम आदमी पार्टी को पड़ा। तो इसका ये नहीं है कि बीजेपी जो है इनकी ये जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है। और दूसरी चीज़, 10 की 10 सीटें जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी चांदनी चौक में है, 10 की 10 सीटें जो है आम आदमी पार्टी के पास है। आप समझिए आप। और इस बार मुझे लग रहा है साहनी साहब के बेटे ही हैं जो लड़ रहे हैं, वो जी वो इस सीट से लड़ रहे हैं। तो अब दूसरा चीज़ ये है कि मुसलमानों के बारे में बताना चाहता हूँ। एक तय बात मान के समझिए, गांठ मान के समझ लीजिए आप। 1992 बाबरी मस्जिद के बाद में, दहने के बाद में, मुसलमान कभी भी नहीं चाहेगा कि बीजेपी जो है सरकार में आए। हम मुसलमानों पर भी आएंगे, हम धीरे धीरे आएंगे। पहले हम संजय झा जी को भी जोड़ लें। संजय जी, ये जो चांदनी चौक सीट है छोटी है बहुत, अगर हम एरिया के हिसाब देखें तो बहुत छोटी है, लेकिन इस छोटी सीट के राजनीतिक मायने बहुत अधिक हैं। क्यों लगता है कि ये इतना ज्यादा राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण हो जाती किसी भी पार्टी के लिए? असल में इस सीट पर प्रहलाद सिंह साहनी ने 5 बार जीत दर्ज की है। भले ही 15 में अलका लांबा बढ़िया मार्जिन से जीत गई, उससे पहले भी और कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आके भी उन्होंने 2020 का इलेक्शन जीता। और इस बार जो है
कांग्रेस ने मुदित अग्रवाल को अपना चेहरा बनाया है। अब मुदित अग्रवाल भी वहां के मजबूत दावेदार हैं। उनके पिता ने 3 बार चांदनी चौक लोकसभा सीट जीती है, जेपी अग्रवाल ने 3 बार हारे भी है, तो बड़े कद्दावर नेता रहे हैं। और इस बार जेपी अग्रवाल के बेटे मुदित अग्रवाल कांग्रेस से इस सीट को लड़ रहे हैं। और जाहिर है कि कांग्रेस जो है पिछले 1 सप्ताह से लगातार कोशिश में है कि दिल्ली चुनाव में एक बार वो वापसी करे। सीटें कितनी कांग्रेस जीतेगी ये तो बाद की बात है, लेकिन कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार संदेश दे रहा है कि वो कम से कम 25-30 सीटें बड़े जोरदार तरीके से लड़ने जा रही है। और उसमें ये चांदनी चौक सीट भी है जहां जेपी अग्रवाल के बेटे मुदित अग्रवाल लड़ रहे हैं। तो उधर साहनी साहब के बेटे आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस और भाजपा, ये बड़ी गहन टक्कर है यहाँ। और इस पे डिपेंड करेगा कि कांग्रेस अपना खोया हुआ कितना % वापस ला पाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है संजय झा ने। और हमारे साथ अब सुमन भी जुड़ गए हैं। सुमन ने भी बहुत सारी पत्रकारिता दिल्ली में की है और दिल्ली को वो बहुत भली भांति समझते हैं। सुमन, आपसे मैं पूछूंगा, एक शुरुआती कमेंट ले लूं कि आखिरकार आप किस तरीके से देखते हैं कि चांदनी चौक की जो सियासत है वो किस तरफ इस बार दिखाई पड़ रही है? कुणाल, चांदनी चौक को हम लोगों ने बहुत बारीकी से देखा है, वो टाउन हॉल, वो तमाम सारे हिस्से, और आपने कहा कि बहुत शॉर्ट में रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं बताइए ना कि आपके साथ तो हम समझना चाहते हैं कि इस बार मूड क्या है, क्योंकि हमारे साथ अलग अलग कलेवर के लोग हैं, अलग अलग तेवर के लोग हैं, और आपका तेवर जो है ना वो थोड़ा आक्रामक है और शायद इसीलिए लोगों को पसंद भी आता है। तो आप अपनी आक्रामकता बरकरार रखिए और आप बिल्कुल बेबाक राय दिया कीजिए कि क्या है सियासत अभी, कैसी चल रही है चांदनी चौक में, क्या दिखाई दे रहा है? कुणाल भाई, एक जो सबसे साफ मुझे जो दिख रहा है, लगातार सालों से उनकी एक विरासत चलती चली आ रही है, प्रहलाद सिंह साहनी की। अपने बेटे को भी उन्होंने प्रोड्यूस किया और वो भी कामयाब होने की सिचुएशन। यहाँ जेपी अग्रवाल जीत चुके हैं। हाँ, और जीत चुके काउंसलर जीत चुके, पहले से काउंसलर है पूरनदीप सिंह साहनी। तो दिल्ली की राजनीति में उनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान और तमाम सारी चीजें कहें तो हम लोग जब से देखते रहे हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जेपी अग्रवाल के बारे में कि प्रदेश अध्यक्ष रहे, उसके बाद तमाम सारी चीजें रही, उनके बेटे को यहाँ मौका दिया गया। अब जो दुर्भाग्य है उस हिस्से का, मैं उसकी चर्चा जरूर कर, बिल्कुल, क्योंकि मैं बार उस दिन भी हम लोग चर्चा कर रहे थे बल्ली मारान से दरीवे तलक और तेरी मेरी कहानी दिल्ली में। तो चांदनी चौक एक ऐतिहासिक सीट है और दिल्ली की पहचान भी चांदनी चौक। हमने बात की, आप थोड़ी देर हो गए, तो हमने आज बात की ये गलियां और ये वो चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, तो वो भी बात हो चुकी है जी। तो मैं थोड़ी भावुक इसलिए हो जा रहा हूं उस हिस्से को लेकर, क्योंकि हमने तकरीबन 7 साल तक उस हिस्से को बहुत करीब से देखा है। वो सबसे निर्दयी हिस्सा है, सबसे दयावान वाला हिस्सा है, सबसे गरीब लोगों का हिस्सा है, बावजूद इसके उसके साथ छल किया गया है और लगातार छल होता रहा। हमने बार आपको कहा था कि 30% जो रेवेन्यू है वो वॉल सिटी जोन से ही दिल्ली सरकार को रेवेन्यू के तौर पे, लेकिन उस तरह की फैसिलिटी वहां नहीं दी गई। अब हम आते हैं पॉलिटिक्स पे और यहाँ की सियासत पे। तो मैं अभी बता दूं आपको कि पिछले 7-8 दिनों से कांग्रेस में जो सुगबुगाहट हुई है, यहां साहनी साहब के परिवार भी थोड़े से हिले हुए हैं। कांग्रेस के ही थे, कद्दावर नेता थे, बिल्कुल तमाम सारी चीजें उनकी रही, डीएनए कांग्रेस का ही है, डीएनए कांग्रेस का ही है। और इसलिए उनका जो हिंदू मुसलमान और बनिए वोट समीकरण रहे, क्योंकि आपको याद होगा कि वहां सुमन कुमार गुप्ता जो है वहां खड़े हुआ करते थे, जो बीजेपी से। तो वहां उनकी कहानी, और कहीं न किसी जगह जाके वो मुसलमान वोट और वो जो समीकरण जुड़ता चला जाता था उनके फेवर में जाता था और बीजेपी वहां से सीट गवा बैठती थी। इस बार का जो समीकरण है उसमें कुणाल, एक बात तो साफ मुझे अभी तक 7-8 दिनों में, क्योंकि हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे हैं, एक बात साफ नजर आ रही है कि यहां अब वो साहनी परिवार की सिचुएशन बहुत बेहतर नहीं रहने वाली है। अगर इसी तरह से कांग्रेस खटपट करते करते थोड़े आगे और बढ़े तो, और कांग्रेस जिस तरह से बढ़ रही है उस तरह से पसीना जो है वो आम आदमी पार्टी की छुड़ाने में कामयाब रही है। दूसरी तरफ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर बुरा न माने कुणाल, नहीं, मैं इन तमाम सारे समीकरणों के साथ में
आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी परेशानी क्या है वो अब मैं आपको बता देता हूं। जनता उनके साथ है, कार्यकर्ता उनके साथ गायब है। कार्यकर्ताओं की तकरीबन 5,000 से ज्यादा कार्यकर्ता जो यहाँ जंतर मंतर पे भीड़ लगाए थे और उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ताओं को सबसे पहले हटा दिया गया, भगा दिया गया। एक अगर परमिट करें तो जैसे संदीप पाठक को पूरी पार्टी की जिम्मेदारी दी गई अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद, नंबर 2 उनका नाम मैं नहीं लूंगा, उसके बाद ये पार्टी पूरी तरह से उसके कैलकुलेशन पे, लैपटॉप के कैलकुलेशन पे चलनी शुरू हुई और यहां एक नई शुरुआत हुई आम आदमी पार्टी में, जिसके बारे में शायद जानते हैं लोग बोल नहीं पाते हैं। नई शुरुआत, ये पेड कार्यकर्ता की शुरुआत हुई, पेड वर्कर की शुरुआत हुई और वहीं से इनके कार्यकर्ता खिसकने शुरू हो गए। इसलिए मैं कहूंगा कि 3-4 दिनों से ये सुगबुगाहट बहुत तेज हुई है। अब वो कार्यकर्ता घूम घूम के आम आदमी पार्टी के खिलाफ तमाम सारी, अब यहां साहनी परिवार तब तक तो जब तक मुसलमान और कांग्रेस के वोट उनके साथ रहे तब तक तो उन्होंने राज किया। अब कांग्रेस यहां वजूद दिखाने में आ गई है। ठीक है, मैं आपसे फिर आऊंगा। हाँ। थोड़ा रामेश्वर जी को, डॉक्टर साहब को जोड़ता हूं। डॉक्टर साहब, आपसे तो मुझे चांदनी चौक में बहुत कुछ समझना है, बहुत कुछ जानना है, क्योंकि आप तो चांदनी चौक में आपकी जन्मभूमि भी रही और कर्मभूमि भी रही, दोनों आपकी चांदनी चौक रही है। और हमने तो साथ साथ, जब मैं पत्रकारिता की शुरुआत कर रहा था, तो मैं बताऊं कि डॉक्टर रामेश्वर दयाल मेरे IIMC के भी सीनियर हैं और पत्रकारिता के भी सीनियर हैं। MCD में जब मैंने पत्रकारिता शुरू की तो वहां पर स्थापित पत्रकारों में डॉक्टर रामेश्वर दयाल मौजूद थे, तो इनके सानिध्य में हमें वहां पर भी पत्रकारिता सीखने का मौका मिला। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात जो डॉक्टर साहब से मैं समझना चाहता हूं कि ये जो साहनी परिवार बनाम JP अग्रवाल परिवार, ये जो इस समय सियासत दिख रही है, इस बीच में जो तीसरी कड़ी है वो है सतीश जैन, जो कि BJP के उम्मीदवार हैं, बनिया हैं। 2 बनिया कैंडिडेट हैं, सतीश जैन और मुदित अग्रवाल, और एक सिख कैंडिडेट है पूरनदीप सिंह साहनी। ये जो समीकरण है, और यहाँ पर 20% मुस्लिम वोटर हैं, तो 20% मुस्लिम वोटर किधर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ये जो बनियों की कॉन्स्टिट्यूएंसी मानी जाती थी, तो यहाँ पर 2 बनिया उम्मीदवार इस बार दिए गए हैं, उनमें कौन भारी आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, वहाँ के लोगों का कहना है, मैंने कल चांदनी चौक इलाके का दौरा किया था, क्योंकि आपने बता दिया था कि डॉक्टर साहब चांदनी चौक के बारे में बात करेंगे, चूंकि मेरा चांदनी चौक से दिल जुड़ा हुआ है, तो मैं वहाँ गया था। दिल्ली के अंदर, मैं फैक्चुअल बता रहा हूँ, मेरा कोई अपना कोई मेरा निर्णय नहीं है, मेरे कोई अपना मैं तो फैक्चुअल बात के लिए ही आपको यहाँ पे रखता हूँ, क्योंकि सारी फैक्चुअल बातें हमारे जो पूरा जो पैनल है वो फैक्चुअल बात बड़ी मुस्कुराहट के साथ, हमने बहुत तीखी बातें भी हमने की हैं और बहुत मुस्कुराते हुए की हैं। जी देखिए, इस बार कांग्रेस अगर 2, 4, 5, 10 जो भी सीटें जीतती है, कितनी जीतती है वो अलग की बात है, तो चांदनी चौक एक वो सीट हो सकती है जिसमें कांग्रेस जीत सकती है। और उसके पीछे कारण मैं आपको बताऊं, चांदनी चौक के जो 20% मुसलमान है ना, उसमें ज्यादातर मुसलमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नहीं है। चांदनी चौक और जामा मस्जिद इलाके के अंदर जो मुसलमान बसे बाद में जो आए, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसलमान ज्यादा है। लेकिन चांदनी चौक विधानसभा के अंदर जो 20% मुसलमान है, वो ज्यादातर मुसलमान उस वक्त के हैं जब यहाँ पे मुगल पीरियड्स था, तो वो यहाँ की जड़ों से जुड़े हुए हैं। और बात करने से लगता है कि वो शायद अब कांग्रेस की ओर ना लौट रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आखिरी मोमेंट पे ये लोग क्या कर सकते हैं मुझे नहीं पता। और आपने बोला ना, ये पूर्णदीप सिंह साहनी वाला परिवार और JP अग्रवाल वाला, JP अग्रवाल जो है ना, चांदनी चौक के बाशिंदे रहे, उनका पूरा परिवार, पूरा खानदान है। अब भी उनका नौगढ़ा के अंदर पूरा उनकी हवेली है, वो वहाँ अब भी उनके छोटे भाई रहते हैं। पुनर्दीप सिंह साहनी है, वो सिविल लाइंस के अंदर रहते हैं। तो बनिया जो वोट है ना, बनिया वोट 20% है, मुसलमान 20% है। और मुसलमान, मैंने आपको बताया, जब मैं बात करता हूँ कि मुसलमान वहाँ पे पुराने, तो ये मुसलमान वो नहीं है जो बहुत ज्यादा, जिनको हम सो कॉल्ड मजहबी बोला जाता है, वो अपनी दिल्ली से, वो चांदनी चौक की मिट्टी से जुड़े हुए, वो पुरानी दिल्ली का अपने को मानते हैं, तहजीब वाले हैं, जो मतलब गालिब का दौर था, जो जौक साहब का दौर था, वो मुसलमान भी उसके अंदर है। आप जाएंगे, उनसे बात करेंगे तो आपको लगेगा यार ये गजब लोग हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बार जो कांग्रेस जीतेगी, जो एक आध सीट है, वो चांदनी चौक भी हो सकती है। और जो सतीश जैन की हम बात कर रहे हैं, सतीश जैन बहुत वेल नोन आदमी नहीं है। ठीक है, आप कास्टिज्म के लेके बात कर सकते हैं कि वो बनिया हैं, वैश्य हैं, जैन हैं वो, लेकिन चांदनी चौक के अंदर मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा कोई यहाँ पे जातिवादी समीकरण चलने वाला है,
क्योंकि अगर आप लोकसभा वाइज देखेंगे तो यहाँ 1977 में सिकंदर बख्त साहब भी जीत चुके हैं। अच्छा, हाँ, हाँ, सिकंदर बख्त जनसंघ के जनसंघ से पहले जी जनता पार्टी में थे। जनता पार्टी में थे। अच्छा। जनसंघ के भी यहाँ पे एक जनसंघ के भी यहाँ पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत चुके हैं यहाँ पे 70 से पहले। अच्छा, जनसंघ से मुझे याद आया, आज मैं जब मैं ये शो करना चाह रहा था तो मैं सतीश जैन, चूंकि जैसा कहा डॉक्टर साहब ने कि बहुत ख्याति उनकी नहीं है, पहले काउंसलर रह चुके हैं, तो मैं सतीश जैन की कुछ सोशल मीडिया प्रोफाइल पे मैं चला गया और उनका इंस्टाग्राम में देख रहा था। तो उस पे उन्होंने क्लेम किया हुआ है कि जनसंघ के समय से वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। मतलब जनसंघ जब था, यानी बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, संघ के साथ उनकी बहुत निकटता है और इसलिए ये जो संघ की निकटता है, और क्योंकि जो चांदनी चौक के जो वैश्य कम्युनिटी है, बनिया कम्युनिटी कही है, वैश्य कम्युनिटी कही है, वो संघ के बहुत करीब मानी जाती है। वहां पर बहुत संघ की शाखाएं बहुत ज्यादा चलती है, तो वो थोड़ी संघ की शाखाएं और वहां पर जो बनिया कम्युनिटी की थोड़ी मेंटेलिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी की तो हमने बात की, वो किस तरीके से सोचते हैं? नहीं, वो तो देखिए वहाँ का जो बनिया है ना, हाँ। वो बीजेपी को पसंद करता है, ये सीधी सीधी आप मान लीजिए। लेकिन वहाँ का जो बनिया जो पैसे वाला है ना, वो कांग्रेस की तरफ भी, वो कांग्रेस को भी लाइक करता है। जो एक छोटे दुकानदार वगैरह हैं वो तो ठीक है, वो बीजेपी, उनकी एक सोच पैदा हो गई है, बीजेपी को वो लाइक करते हैं। लेकिन जो पैसे वाले जो बनिया हैं, जो बहुत ज्यादा असामी वाले हैं, वो सब कांग्रेस के साथ भी हो सकते हैं। तो कांग्रेस ये बनिया और ये मुस्लिम्स, ये समीकरण। अच्छा, एक बात और भी देखिए, वहाँ पे दलित वोट भी 18% है। मैं अगर कांग्रेस की जीत की बात कर रहा हूँ, संभावना जता रहा हूँ, बात नहीं कर रहा, मैं संभावना जता रहा हूँ, तो उसमें ये दलित वोटर भी शामिल है जो हमेशा से कांग्रेस के साथ रहा है। अच्छा, संजय काऊ साहब ये बताइए कि ये जो हम बात करते हैं, बहुत एक जनरलाइज कर देते हैं कि ये फला कम्युनिटी इसके साथ जाती है, ये मुस्लिम कम्युनिटी इसके साथ जाती है, दलित कम्युनिटी इसके साथ जाती है। क्या ये इतना आसान, जो हम इस पैनल में बैठ करके इतना आसान, हम बहुत आसानी से बड़ा हिसाब किताब कर देते हैं, क्या इतना ही सिंपल समीकरण क्या ग्राउंड पे भी होता है, या ग्राउंड पे कुछ और भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं जो कि काम करते हैं? जैसा कि आपने एमसीडी इलेक्शन में देखा, मुस्लिम्स ने एक अलार्म बेल बजाया कांग्रेस के लिए कि भाई ऐसा है, ये आम आदमी पार्टी के लिए कि भाई ऐसा है, हमको इग्नोर मत करो, अगर हम नहीं तुम्हारे साथ हैं तो आप ये कुछ सीटें नहीं जीत सकते हो। लेकिन जहां मुसलमान को आफ्टर 1992 बाबरी मस्जिद के बाद में, डिमोलिशन के बाद में लगेगा कि बीजेपी सरकार बना रही है, मेरे को लग रहा है अभी तक मुसलमानों ने अपना, लग रहा है कि उन्होंने मन नहीं बनाया है, पत्ते नहीं खोले, वो एकजुट होके जहां उनको लगेगा बीजेपी सरकार बनाने के जा रही है, वो हो सकता है आम आदमी पार्टी को फिर से एक मुश्त होके वोट डालेंगे। वो कहते हैं, अंग्रेजी में कहावत है, आप मुझे शायद करेक्ट करेंगे, कि प्लेइंग कार्ड क्लोज टू योर चेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली, दे आर कीपिंग देयर कार्ड्स क्लोज टू देयर चेस्ट। और लास्ट आपको पिछले लोकसभा इलेक्शन में भी आपने देखा होगा, मुसलमान आजकल खुल के नहीं बोलता है वो किसको वोट डाल रहा है, लेकिन जब डालता है तो वो ये इंश्योर करता है कि कम से कम बीजेपी जो है सरकार में ना आए। अच्छा, संजय जी, आपकी जो समझ है चांदनी चौक को लेकर के, ये आपने ही बात कही क्या कि दो बड़े परिवार जो हैं वो आमने सामने हैं, लेकिन बीजेपी फैक्टर चांदनी चौक में नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि जैसा हमने बात कहा, एक तो बनिया कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, और साथ ही साथ दो हिस्सों में अगर मुस्लिम वोट कहीं ना कहीं बंटता है, तो क्या लगता है क्या कि वहां पर बीजेपी को फायदा हो सकता है? क्योंकि फिर बीजेपी की जो उम्मीद है वो इसी से है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में वोटों का बंटवारा हो, खासतौर पर अल्पसंख्यक वोटों का, और उससे फायदा मिले। बीजेपी को यह फायदा हो सकता है। जिस तरह से कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को इंडिया ब्लॉक बनाकर पूरी तरह आत्मसात किया लोकसभा इलेक्शन में, उतने ही गंभीरता से कांग्रेस ने पिछले 4 दिनों में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में बुरी तरह नकारा है। कांग्रेस ने यह स्टैंड लिया है कि हमने दिल्ली के लिए भी गठबंधन करना चाहा और इसे केजरीवाल ने ठुकराया है। कहीं न कहीं अपने पार्टी के कैंडिडेट्स से लेके वोटर तक कांग्रेस ये मैसेज दे रही है कि हमारा कोई रिश्ता नाता आम आदमी पार्टी से अब नहीं बचा रह गया है। यानी कांग्रेस उभरना चाहती है
अपना खोया हुआ वजूद बचाना चाहती है। और अगर इस सीट पर अगर मुदित अग्रवाल ने जुझारू लड़ाई लड़ी, जो कि जेपी अग्रवाल इसके लिए जाने जाते रहे हैं, हर परिस्थिति में जेपी अग्रवाल ने लोकसभा सीटें बड़े जुझारू तरीके से लड़ी हैं, मुदित भी कांग्रेस के लिए अच्छी लड़ाई लड़ पाएंगे। इस स्थिति में इसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन एक बात बताइए संजय जी, क्या ये जो स्टेटमेंट कांग्रेस की तरफ से आ रहा है कि हमने कोशिश की थी गठबंधन की लेकिन हो नहीं पाया, तो ये क्या एक कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर रहा है वोटरों के मन में कि फिर अगर जब आपने कोशिश की आम आदमी पार्टी के साथ जाने की, तो फिर कांग्रेस को विकल्प के तौर पर चुना ही क्यों जाए? इस बात से मैं सहमत हूं कि इससे थोड़ा कंफ्यूजन तो होगा, लेकिन अभी चुनाव में अच्छे खासे दिन बचे हुए हैं। अगर कांग्रेस के मजबूत चेहरे बढ़िया लड़ाई लड़ते हैं, जमीनी लड़ाई लड़ते हैं, और वोट का परसेंटेज जो घट के 8-9% तक चला गया है, उसको अगर वो 15, 17, 18 तक भी ला पाते हैं, तो वो खामियाजा सीधा आम आदमी पार्टी की तरफ जाएगा। अच्छा, और इसी का लाभ भाजपा को मिल सकता है। राव साहब कुछ जोड़ना चाहते हैं? जी देखिए, एक कांग्रेस एक बड़े असमंजस में है। हाँ। वो ये है कि वो 4.5% वोट पे बैठी हुई है दिल्ली में। अगर वो इसको रिवाइव नहीं करती है, अगर इसको बढ़ाती नहीं है, तो कांग्रेस एकदम से खत्म हो जाएगी दिल्ली में। दूसरी तरफ से जब समाजवादी पार्टी और ममता बनर्जी जी, तृणमूल कांग्रेस, वो कहते हैं कि केजरीवाल को सपोर्ट करो, वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि केजरीवाल के साथ उनको अपना कोई प्यार है, वो ये है कि वो अपने वोट बैंक को सुनिश्चित कर रहे हैं। जैसे मुसलमान वोट के लिए ही समाजवादी पार्टी है, और अगर ममता बनर्जी जो है, उनके जो मुस्लिम वोट बैंक है, वो उसको एक मैसेज दे रही है कि भाई हम मोदी जी को नहीं लाना चाहते, इसलिए हम आम आदमी पार्टी को समर्थन करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन इस बीच में अगर कांग्रेस इस ट्रैप में फंस गई, तो कांग्रेस ना ही यूपी में खत्म हो जाएगी, ना यूपी में कुछ कर पाएगी, ना ही फिर वेस्ट बंगाल है वहां कुछ कर पाएगी आगे जाके। दिल्ली की तो बात कर छोड़ दीजिए। इसलिए ये अगर ये लड़ाई दिल्ली की लड़ाई में है, कांग्रेस अगर मुसलमान उनका साथ नहीं देता है, तो कांग्रेस के लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक होगा। बिल्कुल। और सुमन, ये पूछना चाहूंगा कि क्या ये जो ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है, या कांग्रेस की जो स्टेटमेंट आ रहा है, या फिर अखिलेश यादव का है, ये क्या दिल्ली की सियासत में कुछ फर्क ला रहा है, कोई बदलाव ला रहा है, कोई इससे क्या कुछ माइंडसेट जो वोटर का है वो चेंज हो रहा है? देखिए, एक बात तो जरूर कहूंगा कि अभी अजय माकन ने 2 दिन पहले ही नए भवन, कांग्रेस भवन जो इंदिरा भवन का उद्घाटन हुआ, और वहां उस वक्त पहले कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात को क्लियर किया कि भाई हम लोग जा रहे थे उनके साथ और जाने की कोशिश कर रहे थे, तमाम सारी चीजें हो रही थी। अब यहाँ जो अकुलाहट है, ये अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और दूसरी पार्टी वाले शरद पवार से, मैं बीच में एक चीज और इंटरफेयर करूंगा और बता दूंगा आपको कि आप यही अरविंद केजरीवाल है जो किसी का फोन पिक नहीं करता था। अखिलेश यादव अगर कर रहे हैं तो रहने दो और बात करेंगे। इंडिया गठबंधन की बात हो रही है। इसका सोर्स क्या है आपका? अरे हमारे पास पुख्ता सोर्स है भाई, हमारे पास पुख्ता सोर्स है। नहीं कि यहाँ कांग्रेस के बताइए तो, ये आपको कैसे पता क्या कि अरविंद केजरीवाल को फोन करते थे अखिलेश यादव और फोन पिक नहीं करते थे? इंडी गठबंधन का दिल्ली में बैठक होने वाली थी, और उसी दिन मुझे उससे पहले पता था कि आज ये छोड़ के दिल्ली जा रहे विपसना 1 दिन 2 दिन बाद जाना था। ईडी की सामने नोटिस आई और नेक्स्ट डे वो उसमें शामिल हुए। तो कभी भी केजरीवाल जानते हैं कि कांग्रेस को वो पसंद नहीं करते हैं, कांग्रेस के ही जमीन को वो खा रहे हैं, उन्हीं की उपज को वो खा रहे हैं, और कांग्रेस के साथ रह के वो क्या अपनी चाहेंगे? लेकिन ये तो बहुत बड़ा आरोप है ना क्या कि ठीक है, कांग्रेस के साथ उनका हो सकता है कि लव हेट रिलेशनशिप है, चल रहा है, लेकिन ममता बनर्जी के साथ या अखिलेश यादव के साथ तो वो बड़ा एक तरीके से जो हम कहते हैं कि जो कमरेडरी है, जो हम कहते हैं कि जो तीनों एक तरीके की सोच रखते हैं, तो उसमें तो आप जो सवाल कर रहे हैं ये तो बड़ी बात है कि अखिलेश का फोन नहीं उठाते और ममता का फोन नहीं उठाते, तब तो भाई साहब उनको, ममता को पता है कि जब इनको फंडिंग की, जब मैं आपको बता भी देता हूं, जब फिर से फंडिंग की जरूरत हुई बीच में, क्योंकि दिल्ली से दुकानें सारी बंद हो गई, बुरा मत मानिएगा, दिल्ली में सारी, क्योंकि जितने 2.5 साल से जब से नए चीफ सेक्रेटरी और नए एलजी साहब बने, उसके बाद जितने इनके सारे प्रोजेक्ट, जितने रिसोर्सेज थे, सारे के सारे ठप कर दिए गए, सब पे जांच चलनी शुरू हो गई, यहाँ से पूरी दुकानें इनके बंद हो गई। सपोर्ट करने के लिए कौन खड़ी थी? ममता बनर्जी खड़ी थी सपोर्ट करने के लिए। अखिलेश के पास पार्टी फंड के लिए पैसे की जरूरत पड़ती थी, कांग्रेस के वहां बहुत बुरी हालत थी, वहां से सिर्फ और सिर्फ वहां से मैनेज हुआ करता था, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज जो है अपने पास है,
मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए ये सुमन के पास जो उनके सूत्र हैं वो कुछ बहुत दमदार सूत्र हैं। फिर से हम आते हैं वापस चांदनी चौक पे लौट करके। हाँ, चांदनी चौक पे बताइए। अपनी बात में फाइनल। हाँ, बोलिए। मुझे लगा आपकी बात खत्म हो गई। खत्म नहीं हुई। अब मैं इसलिए बताना चाहूंगा कि ये सवाल उनसे किया गया आजम खान साहब से कि भाई अभी आप ये दर्द आपका क्यों उछल रहा है। उन्होंने बहुत साफ एक बात कही कि कभी भी हम लोग नहीं चाहते थे आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े रहना, और हमारी जो गलती पहले सर हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात को दोहराया, उस वक्त भी उन्होंने कहा। तो मैं बता दूं इसके पीछे कौन व्यक्ति है, वो वेणुगोपाल, जिसने कांग्रेस को दिल्ली में नस्ते नाबूद कर दिया, प्रदेश अध्यक्ष बनाता है और अरविंदर सिंह लवली को भागना पड़ता है। देवेंद्र यादव की इतनी औकात नहीं होती है कोई जिला अध्यक्ष अपने मंडल अध्यक्ष को बना पाए। तो कांग्रेस को नस्ते नाबूद करने में सबसे बड़ा जो अगर योगदान रहा तो वो वेणुगोपाल जी का रहा, और वेणुगोपाल जी ही चाह रहे थे यहाँ कि हम किसी भी सूरत में इनके साथ ही जाएं, क्योंकि उनको लोकसभा में 5 सीटों पर कुछ ज्यादा वोट मिल गया था। उसके बाद दुर्भाग्य ये रहा कि कांग्रेस को वजूद बचाना यहां मुश्किल हो रहा है। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल किया गया कि फिर इस दर्द को क्यों आप उछाल रहे हैं, क्या जनता में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि दर्द ये मेरा है और मैं अपने उस बात को लेकर ही अडिग हूं कि हमें कांग्रेस को किसी भी सूरत में आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जाना चाहिए। और इस वक्त अभी चांदनी चौक का समीकरण जो अभी कह रहे थे ना सर, एक चीज और मैं शामिल करूं भाई, सुमन कुमार गुप्ता वहां के काउंसलर थे, बीजेपी से 2 बार वहां से लड़े, विधायक रहे, और ये इस मुसलमान वोट के कारण ही वो हारे थे। और बहुत अच्छा मतलब उनका एक अच्छा नेचर, तमाम सारी चीजें रही। जबकि प्रहलाद सिंह साहनी कभी काम वाम नहीं करते रहे, कभी आप जाकर देख लें किसी हिस्से में, हम लोग तो रिपोर्टिंग कर चुके हैं, उस गलियों को देख चुके हैं, वोट बैंक, हाँ सिर्फ वोट बैंक की वजह से मजनू का टीला हो या फिर जामा मस्जिद का इलाका हो, ये 2 वोट बैंक उन्होंने बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ है। बस ये बात मैं मानता हूँ। तो डॉक्टर साहब, इसको अब हम पटाक्षेप करने वाले हैं, तो थोड़ा सा कुछ समझा दीजिए कि क्या अब लग रहा है कि आपने कहा क्या कि कांग्रेस मजबूत होती हुई दिख रही है, आपने ग्राउंड पे जाकर के ये महसूस किया है, तो इसका नुकसान तो जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी को बहुत होगा, और आम आदमी पार्टी को भी तो ये दिख रहा होगा। देखिए, आम आदमी पार्टी के बारे में जो स्थानीय लोग हैं ना, उनका कहना है कि प्रहलाद सिंह साहनी या उनके बेटे वो कोई जननेता नहीं है। जैसे भी आपने बताया, उन पे आरोप भी लगता रहा है कि बिल्डर्स के साथ वो बहुत मिलीभगत उनकी पे ही काम हुआ। वही कि वो 2 इलाके उन्होंने सेट कर लिए हैं। जो अभी आपने बताया मजनू का टीला और इधर जामा मस्जिद का जो इलाका है जो चाइना से जुड़ा हुआ है, वो इलाके उन्होंने सेट कर दिए हैं। तो इसी समीकरण के चलते, इसी जातीय समीकरण के चलते वो जीतते रहे, जन नेता वो नहीं रहे। और आप यहाँ पहले भी हम बता चुके हैं कि भाई प्रहलाद सिंह साहनी पहले कांग्रेस के अंदर रहे, 5 बार वो जीते हैं। उसके बाद वो फिर कांग्रेस की 4 बार जीते, 5वीं बार वो आम आदमी पार्टी से जीते, और उसके बाद उनके बेटे काउंसलर भी रहे। तो वो जो ना सब कुछ हम कहते हैं ना कि वो शब्द कोट अनकोट कर ले, खेल करके वो जीते हैं। तो मेरा मानना तो ये है कि इस सीट पे अब असली लड़ाई जो है ना, वो कांग्रेस और बीजेपी की है। इस बार कांग्रेस का है ना सर? नहीं, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं ना, हम अभी तो बहुत पानी बहना है। नदी, जमुना नदी जो बगल में वहां बहती है, उस नदी में भी बहुत पानी बहना है। तो हम एकदम से सीधे रूप से नहीं बोल सकते। देखिए, बीजेपी के बारे में कहा जा रहा है कि वो बड़ा पॉजिटिव है। तो अगर चांदनी चौक में मोदी जी की योजनाएं, मोदी जी का जलवा, मोदी जी का शबाब, ये मैं जलवा और शबाब इसलिए बोल रहा हूँ कि वो मुस्लिम बहुल इलाका, तो उसमें उर्दू के शब्द भी इसमें साथ साथ डाल रहा हूँ। अगर उनका चला तो यहाँ पे बीजेपी मजबूत हो सकती है। और वरना जो हवा जो है वो मुझे दिख रही है कि मुझे लगता है शायद ये एक इकलौती सीट होगी जहाँ का मुसलमान कांग्रेस को वोट दे सकता है। वरना तो आप जानते हैं, अभी आप लोगों ने बोला कि अभी उसने पत्ते नहीं खोले, लेकिन जो पत्ते खोलेंगे वो यही है कि जो बीजेपी को हराएगा मुसलमान उसको वोट देगा। तो लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे मुसलमान वोट कांग्रेस के लिए पॉजिटिव हो सकता है। चलिए, ये पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन हम कुछ और बात भी करेंगे कि जेपी अग्रवाल, जयप्रकाश अग्रवाल जो है, उनकी अपनी अच्छी इमेज है, लेकिन क्या मुदित अग्रवाल की इमेज उतनी ही अच्छी है? ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो आएगा इन चुनावों में, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा उस तरीके से। दूसरी बात, प्रहलाद सिंह साहनी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, नो डाउट,
लेकिन पूरनदीप सिंह साहनी के लिए भी उतनी ही एंटी इनकम्बेंसी है, या फिर पूरनदीप सिंह साहनी की इमेज प्रहलाद सिंह साहनी से थोड़ी बेहतर है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। उसके अलावा जो सतीश जैन है, जो कि बीजेपी ने जिन्हें उम्मीदवार बनाया है, वो किस तरीके से जो संघ की एक मशीनरी है उसका इस्तेमाल कर पाते हैं, उसका किस तरीके से उपयोग करेंगे, इस पर भी बीजेपी का प्रदर्शन करेगा। तो ये तीन जो हैं, जो दो पर्सनालिटी हैं, दो एक तरीके से हम कहें दो पुश्तें चल रही हैं राजनीति की, उन पुश्तैनी उनकी राजनीतिक विकेट पर वो किस तरीके से खेलते हैं, इस पर दो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों की सियासत है। तो संघ परिवार का जो है, वो तीसरा परिवार है संघ परिवार, वो किस तरीके से खेलता है, उस पर बीजेपी का रुख करेगा। तो हम जो आखिरी सवाल करते हैं, सुमन आप ही जवाब दे दीजिए, 1 2 3 कर दीजिए कि अभी कौन आपको लगता है नंबर रेस में पहले नंबर पर है और कौन दूसरे और कौन तीसरे। देखिए, सर को सुनने के बाद, डॉक्टर साहब को सुनने के बाद, क्योंकि डॉक्टर साहब वो जमीन से जुड़े हुए हैं और कल गए भी थे, और अभी के जो समीकरण है उसमें तो वाकई में अग्रवाल जी को नंबर 1 रखना पड़ेगा आपको। और यहां फिर बीजेपी आ रही है नंबर 2, जैन साहब भी नंबर 2 आ रहे हैं। उसके बाद नंबर 3, क्योंकि एक चीज मैं अगर कहें, आप परमिट करें तो मैं मेंशन कर देता हूं। कर दिए, लेकिन जल्दी कीजिए क्योंकि ये 1 2 3 वाला मामला आ गया, ये रैपिड फायर अलका है। लांबा का मैं इंटरव्यू कर रहा था, अलका लांबा से मैंने पूछा कि आप उस पार्टी में रही और गई, विधायक भी बनी और फिर आप भाग के चली आई, तो अलका लांबा ये कहती है कि जिस विधायक को इतनी औकात नहीं है कि वो अरविंद केजरीवाल तक टच कर पाए, अपने मंत्री तक को कुछ अपनी बात कह पाए, जिस विधायक की इतनी औकात नहीं कि अपने प्रदेश अध्यक्ष को या राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हम अप्रोच कर पाए, उस पार्टी में हमारी क्या वजूद है, चलिए हम जनता को क्या कहेंगे। चलिए, ये हो गया। अब अलका लांबा पे हम बाद में बात करेंगे। डॉक्टर साहब। हाँ, वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, जो ये सुमन जी ने जो बोला है ना, मुझे जो अब लगता है, देखिए यहाँ पे चांदनी चौक 2015 के बाद चांदनी चौक में आम आदमी पार्टी का जलवा रहा है, बहुत मजबूत रही है। लेकिन इस वक्त जो ना, मुझे बहुत ज्यादा उसकी स्थिति बहुत ज्यादा संतोषजनक नजर नहीं तो है। आपके हिसाब से भी जो सुमन ने बोला है वही सीक्वेंस होने वाला देखिए, है? मेरे हिसाब से मुदित अग्रवाल और अपना जैन साहब के बीच में टक्कर होने की संभावना है। अभी कौन हारेगा कौन जीतेगा ये अभी हम आगे फिर डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन ये सीधी सी बात है कि इस सीट पर इस बार आम आदमी पार्टी के लिए परेशानी होने वाली है। काऊ साहब, मुझे लगता है जब तक मुसलमान जो है अपना मन बना लेंगे कि किसकी ओर रुझाव, किसकी ओर जाना चाहिए, वही इस कॉन्स्टिट्यूंसी पे मेजर डिसाइडिंग फैक्टर बने। हाँ जी, आप क्या कहेंगे? बेहद कड़ी टक्कर में एडवांटेज कांग्रेस देता हूं, भाजपा से कड़ी टक्कर रहेगी, मुसलमानों को अपना मन बनाना है, लेकिन कांग्रेस तेजी से गेन करने की कोशिश कर रही है, इसलिए मुदित अग्रवाल को नंबर 1, बीजेपी नंबर 2, आम आदमी पार्टी नंबर 3। तो ये है आज हमारे एक्सपर्ट्स की राय। चांदनी चौक की गलियों और चौबारों से निकलकर हकीकत पर की सियासी पिच कैसे खेलेगी, उस पर हमने सारे एक्सपर्ट्स की राय जानी। हो सकता है कि आप उनसे सहमत हो, असहमत हो, लेकिन ये जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो चूंकि जमीन से जुड़े हुए हैं, उन्हें जमीनी हकीकत पता है, तो उस आधार पर अपनी राय देते हैं और उस राय को हम यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म देते हैं दिल्ली तक पर। तो यही वजह है कि इस कार्यक्रम का जो इम्पोर्टेंस है, इस कार्यक्रम की जो महत्ता है, वो इसीलिए है क्योंकि हम बेबाकी से आपको कोशिश करते हैं उन विषयों से जोड़ने की, उन कहानियों से जोड़ने की, उन किस्सों से जोड़ने की, उन मुद्दों से जोड़ने की जो वाकई उस पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं। तो आज चांदनी चौक के मिजाज के साथ इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत।